हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। तो आज हमारे पिछले लेक्चर में जो है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा ओवर हो गया था, है ना। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम कौन सा करने वाले हैं बताओ जरा हमको। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चलो, बॉडी फ्लूइड से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, तो हम अच्छे खासे क्वेश्चन साथ साथ अटेम्प्ट भी करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनो। आपका सबसे पहले कौन सा आ गया? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सॉरी सर्कुलेशन। अब देखो जरा क्या बोला। सबसे पहले तो आपको पता चला किसके बारे में? बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला बच्चे? बॉडी के फ्लूइड्स के बारे में बोला। तो बॉडी फ्लूइड्स कितने होते हैं ये तो बताओ पहले। कौन से होंगे आपके बॉडी फ्लूइड्स? कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन से बताओ जरा मेरे को। आपका पहला जो है दैट इज योर ब्लड। कौन सा है? ब्लड। सेकंड विल बी योर लिम्फ। कौन सा बच्चे? लिम्फ देखने को मिलेगा। अब बॉडी फ्लूइड आपके दो हो गए, आपका ब्लड हो गया, आपका लिम्फ हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहां पे स्टार्टिंग से बात करूंगा पहले पॉइंट से। हम बोलते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसको पहली बात तो बोलते क्या है? बाद में कौन से ऑर्गन में होगी इसको बोलते क्या है बताओ जरा, कोई बता सकता है? आपका जहां पे भी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन लग जाती है वो पोइसिस आपकी बन जाती है। तो यहाँ पे ब्लड बन रहा है तो हिमेटोपोइसिस बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? हिमेटोपोइसिस। अब हिमेटोपोइसिस की बात जब आप करते हो तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब हिमेटोपोइसिस होता कहां है? इन बोन मैरो। किसके अंदर होगा बच्चे? इन बोन मैरो के अंदर होगा। बोन मैरो के अंदर की क्या बात करते हैं हम कि बोन मैरो में आपको देखने को मिलता है, आपको लीवर में देखने को मिलता है, मेनली आपको बोन मैरो में देखने को मिलता है। तो बोन मैरो के अंदर आपकी ब्लड की सारी सेल्स ओरिजिनेट होती हैं। तो बोन मैरो के अंदर आपकी ब्लड में सारी की सारी सेल्स कहां से ओरिजिनेट होंगी? वो कहां से ओरिजिनेट होने वाला क्वेश्चन आया है कि बोन मैरो के अंदर ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो आपका सारी की सारी सेल्स ओरिजिनेट कराता है। तो कौन आएगा बच्चे? आपकी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आएंगी। कौन आएंगी? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती है बच्चे? आपका सॉरी एब्जॉर्ब बोला मैंने, ओरिजिनेट करती हैं। किसको? ब्लड की डिफरेंट सेल्स को। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना, पक्का। अब क्वेश्चन आपका देखा जाता है कि आपका जो है एक एम्ब्रियो के अंदर जब आपकी ब्लड फॉर्मेशन होती है तो एम्ब्रियो के अंदर आपका स्टार्टिंग में बोन मैरो तो नहीं बनती, बोन तो काफी लेटर स्टेजेस में आके बनती है तुम्हारी, है ना। लेकिन उससे पहले आपका ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एम्ब्रियो के अंदर ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा, पीजीआई में पूछा गया है। बताओ जरा एम्ब्रियो के अंदर कहाँ कहाँ होता है? एम्ब्रियो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन आपका लीवर के अंदर कहाँ होगा बच्चे? लीवर के अंदर, योक सैक के अंदर। इसके अलावा जो तुम्हारा मिलेगा दैट इज योर स्प्लीन। कौन सा बच्चे? स्प्लीन। ठीक है, तो तीनों ऑर्गन्स के अंदर आपको क्या मिलता है? आपका एम्ब्रियो के अंदर का ब्लड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना, पक्का। ध्यान से सुनो। अब आपने फर्दर बोला कि जो ब्लड है, कौन है? ब्लड है आपका। अब ब्लड में क्या देखने को बोला कि ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट है मेनली। कौन सा कंपोनेंट है? प्लाज्मा कंपोनेंट एंड योर सेलुलर कंपोनेंट। कौन सा है बच्चे? प्लाज्मा कंपोनेंट भी है और सेलुलर कंपोनेंट भी है, जिसमें आपका क्या आता है? दिस इज योर 55% ऑफ कंपोनेंट और सेलुलर कंपोनेंट विल बी 45% ऑफ कंपोनेंट विल बी प्रेजेंट इन ब्लड। अब प्लाज्मा की जब आप बात करते हो तो प्लाज्मा कब मिलेगा? आपका प्लाज्मा मिलता है बच्चे लीवर के अंदर। कहां मिलता है बच्चे? लीवर।
तो आपका ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कहाँ बनता है बच्चे? लिवर के अंदर बनता है ना। इसके अलावा जो प्लाज्मा है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है बच्चे? कलरलेस, या फिर आपको कैसा मिलेगा? पेल येलो कलर का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सारा का सारा। अगला जब आप बात करते हो तो आपका क्वेश्चन आता है कि आपका कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या होगी? बताओ जरा, क्या हो सकती है? आपका प्लाज्मा आपका लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, तो ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट में भी जिसमें 55% आपका प्लाज्मा है, उसमें से 90 to 92% आपको क्या देखने को मिलता है? आपको वाटर देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा के अंदर जो लीवर में मैन्युफैक्चर होता है पेल येलो कलर का होगा, उसकी कंपोजिशन में आप देखते हो तो लिक्विड पोर्शन के अंदर 90 to 92% आपका क्या होगा? आपका वाटर कंपोनेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आपके वाटर कंपोनेंट के साथ साथ वाटर सॉल्वेंट कंपोनेंट हो गया, तो बाकी बचे आपके सोल्यूट। अब सोल्यूट में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है क्या? कि आपका कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। एग्जाम्पल विल बी आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसका फंक्शन पूछा गया था पीजीआई के अंदर। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन सीरम या प्रेजेंट इन प्लाज्मा, क्या काम करता है? इसके बाद आप बात करते हो आपका एल्ब्यूमिन का, इसके बाद आप बात करते हो फिब्रिनोजन का। एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन क्या प्रोडक्शन करता है, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है, एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या है, इन सब का फंक्शन क्या क्या है? ग्लोब्यूलिन का फंक्शन होता है बच्चे इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाना। क्या बनाना? इम्यूनोग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। आपका इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी बनाना बेसिकली, है ना। दिस इज मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबॉडी, है ना। वहीं पे आपका एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है, तो एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन, इसके अंदर क्या होता है? आपका ब्लड का क्लोट बनता है। क्या बनता है? आपका ब्लड का क्लोट बनता है। वहीं एल्ब्यूमिन की जब आप बात करते हो तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चे? आपका बॉडी के मेटाबॉलिज्म के मेंटेनेंस के लिए आपको क्या चाहिए? एल्ब्यूमिन चाहिए। क्या चाहिए? बॉडी के मेटाबॉलिज्म या ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? एल्ब्यूमिन चाहिए। अब सोल्यूट में क्या सिर्फ प्रोटीन आता है? क्वेश्चन है आपका, सोल्यूट में क्या सिर्फ प्रोटीन आएगा? नहीं ना, आपका सोल्यूट में सिर्फ प्रोटीन तो आ नहीं सकता, तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ आपको क्या रहेगी? कार्बोहाइड्रेट्स भी रहेगी। कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज भी रहती है ना। वहीं पे आपको फैट्स आपकी इन प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स की फॉर्म में भी रहता है, लिपिड्स या फैटी एसिड भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। वहीं पे आपके कुछ सोल्ट कंपोजिशन भी देखने को मिल जाती है। जब सोल्ट कंपोजिशन की आप बात करते हो तो सोल्ट कंपोजिशन में क्या दिखेगा आपको? NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये सब भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब वहीं पे आपका गैसेस, गैसेस की अगर हम बात करें तो O2 एंड CO2 एटसेट्रा, ठीक है। पक्का, ये भी आपको किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट जब आप देखते हो तो नेक्स्ट देयर विल बी आपको क्या मिलेगा? सेलुलर कंपोनेंट। कौन सा मिलेगा? सेलुलर कंपोनेंट। ध्यान देना जरा सेलुलर कंपोनेंट के ऊपर क्या बोल रहे हैं। अब सेलुलर कंपोनेंट की जब आप बात करते हो तो आप बोलते हो कि सेलुलर कंपोनेंट के अंदर दो चीजें हैं आपकी, बेसिकली तीन चीजें हैं आपकी। फर्स्ट विल बी योर आरबीसी, सेकंड विल बी योर डब्ल्यूबीसी, थर्ड विल बी योर प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी विल बी योर एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलेंगे इनको? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को आप क्या बोलते हो? ल्यूकोसाइट्स बोलते हो। वहीं प्लेटलेट्स को आप क्या बोलते हो?
थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हो। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं सेलुलर कंपोनेंट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेंगे बच्चे? सेलुलर कंपोनेंट के अंदर, है ना। चलो आप जरा ध्यान से सुनो, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनेंगे? आपका आरबीसी के बारे में। किसके बारे में करते हो? सबसे पहले आपका आरबीसी के बारे में करेंगे। तो आरबीसी के बारे में जब आप बताते हो तो इनको बोला कि आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अकेली एरिथ्रोसाइट्स को क्या बोलेंगे? बताओ जरा मेरे को, कोई बता सकता है? जैसे ब्लड की तो तुमने बता दिया था आपने, हिमेटोपोइसिस। क्या बता दिया था ब्लड का? हिमेटोपोइसिस। एरिथ्रोसाइट्स का बताओ जरा, क्या बोलोगे? पूरे ब्लड का तो तुम्हारा हो गया था हिमेटोपोइसिस, तो आपका क्या हो गया? एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे इसको? एरिथ्रोपोइसिस आपको देखने को मिलता है आरबीसी के अंदर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी विल बी एरिथ्रोपोइसिस। अब क्वेश्चन आता है कि एरिथ्रोपोइसिस होती कहां है? साइट, साइट कहां होगी एरिथ्रोपोइसिस की? कोई बता सकता है साइट के बारे में? बताओ जरा, साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। आपकी जितनी भी आपकी बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स, कौन सी हैं? लॉन्ग बोन्स, उन सब में क्या होता है? आपका एरिथ्रोपोइसिस होता है। और लॉन्ग बोन्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो भी आपकी दो टाइप की होती है ना, कौन सी? रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो कंटेन्स हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो यहीं से आपकी आरबीसी ओरिजिनेट होगी, यहीं से डब्ल्यूबीसी ओरिजिनेट होगी, यहीं से प्लेटलेट्स भी ओरिजिनेट होंगे। जबकि येलो जो है वो ओनली क्या करती है? स्टोर करती है फैट्स को। किसको स्टोर करती है बच्चे? फैट को स्टोर करेगी। क्या इतनी बात समझ आई? अब वहीं फर्दर जब तुम देखते हो तो आपकी ऐसी कौन सी बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी बोन दैट विल बी और फीमर। कौन सी है बच्चे? फीमर। फीमर के बाद आपकी कौन सी आती है? टीबिया। उसके बाद कौन आती है? आपकी फिब्यूला। देन आपका कौन सा आता है? दिस इज योर एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमर बोन, है ना। दिस विल बी योर एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस बोन। ठीक है, इसके अलावा आपको रिब्स के अंदर भी देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर भी देखने को मिलता है आपको रेड बोन मैरो। ठीक है, पक्का। इसके अलावा आपको सेंट्रल स्टर्नम बोन, कौन सी है आपकी? स्टर्नम। स्टर्नम के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा बच्चे? आपका ये सारा का सारा एरिथ्रोपोइसिस। कौन सा बच्चे? एरिथ्रोपोइसिस। अब जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है कंसंट्रेशन, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी। अच्छा, यहां पे 3 स्टेटमेंट बताऊंगा मैं, तीनों स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ चुकी हैं, है ना। साथ साथ तुम बताओगे नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी है। ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर mm³। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है। जब आपकी कंसंट्रेशन एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन अगर एबनॉर्मली इंक्रीज हो गई तो इसको क्या बोलते हैं? अगर वहीं एबनॉर्मली आपको डिक्रीज हो गई, क्या हो गई? आपकी एबनॉर्मली डिक्रीज हो गई तो इसको क्या बोलते हैं? बताओ जरा। एबनॉर्मली अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं बच्चे पोली एरिथ्रीमिया। क्या बोलते हैं बच्चे? आप उसको बोलोगे देयर विल बी पोली एरिथ्रीमिया कंडीशन बोलते हैं उसको, जब आपकी आरबीसी एबनॉर्मली क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। अगर एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोपीनिया। क्या बोलते हो? एरिथ्रोपीनिया। तो पीनिया मीन्स लेस, ठीक है, पीनिया मीन्स लेस। आपको एरिथ्रोपीनिया कंडीशन देखने को मिलती है, आरबीसी एबनॉर्मली डिक्रीज
पॉलीएरिथ्रीमिया कंडीशन देखने को मिलती है, आरबीसी एबनॉर्मली इंक्रीज। ओके, अब नॉर्मल कंसेंट्रेशन आपने बता दिया 5 to 5.5 मिलियन, इससे इंक्रीज हो जाए या इससे डिक्रीज हो जाए, है ना। चलो अब हम बताते हैं आरबीसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। आरबीसी के ऊपर अच्छा ये क्वेश्चन आया था आपका, आरबीसी कैसा आपका रेस्पायरेशन करती है, एरोबिक, एनारोबिक, ए एंड बी बोथ, नाइदर ऑफ ए एंड बी। बताओ जरा कौन सा करेगी, कमेंट्स में लिखेंगे सारे बच्चे। अगली क्लास में, जब भी अगली क्लास होगी, मैं सबसे पहले यही पूछूंगा, कमेंट्स में लिखना सारे बच्चों ने कि आपकी आरबीसी जो है वो कैसे रेस्पायर करती है तुम्हारी। ओके चलो, अब आरबीसी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएं तो ये कैसा होता है, ई न्यूक्लिएटेड। कैसा होगा, ई न्यूक्लिएटेड, जिसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट। क्या हो रहा है आपका, न्यूक्लियस एब्सेंट हो रहा है। उसके अलावा देयर आर प्रेजेंस ऑफ राउंड बाई कॉनकेव शेप्ड, बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, राउंड एंड बाई कॉनकेव शेप्ड बोल देते हैं इसको। क्या इतनी बात समझ आई। वहीं पे आपको आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड के साथ राउंड बाई कॉनकेव शेप्ड आपका इसके अलावा नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, नो मेम्ब्रेन बाउंड क्या मिल रहा है इसके अंदर, सेल ऑर्गेनली देखने को मिलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में हिंट दे दिया है मैंने, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन के अंदर हिंट है। आपकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं है तो नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या चेंज है, चेंज है ना कुछ, बताओ जरा क्या है ना। अब वहीं पे आपका देखते हैं नेक्स्ट फर्दर, जब आप देखते हो तो आपका आरबीसी कंटेन करता है, किसको कंटेन करेगा, हीमोग्लोबिन को। किसको कंटेन करता है बच्चे, हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है ना। हीमोग्लोबिन मींस एचबी, और एचबी आपका लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कंटेन कर रहे हैं आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करा रहा है बॉडी में, है ना, पक्का। तो सारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, है ना। चलो अब आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंसेंट्रेशन क्या होगी, 12 to 16 ग्राम आपकी क्या होती है, नॉर्मल कंसेंट्रेशन होती है। क्या होती है आपकी, 12 to 16 ग्राम नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml, पर 100 ml। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे इन 4 स्टेटमेंट्स में से, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा। 4 क्वेश्चन बताया था मैंने, 4 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, इसके अंदर इन एक स्लाइड के अंदर, 2 स्लाइड के अंदर, है ना। अब वहीं पे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका, देयर इज ए पिगमेंट आपका रिक्वायर्ड फॉर एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस क्या थी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोपोएसिस के लिए एक पिगमेंट का रिक्वायर्ड होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, कहां बनता है, बताओ जरा मेरे को एक बार, कोई बता सकता है। ये क्वेश्चन भी इस बार आपका पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन को पूछने के आपके। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, कौन सा है, एरिथ्रोपोएटिन पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है बच्चे, एरिथ्रोपोएटिन पिगमेंट है, बनता है किडनी के अंदर। कहां बनता है आपका, किडनी के अंदर बनता है। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना। किडनी के अंदर बनने वाला एरिथ्रोपोएटिन पिगमेंट जो है वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है एरिथ्रोपोएसिस में। किस में हेल्प करेगा बच्चे, एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करेगा, पक्का। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। देखो जरा देखते हैं, अब आपका आरबीसी के बाद आता है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को तुम बोलते हो ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हो बच्चे, ल्यूकोसाइट बोलते हो, है ना। अब ल्यूकोसाइट में फर्दर क्या बोला तुमने, ल्यूकोसाइट्स आपको डब्ल्यूबीसी बोला, ल्यूकोसाइट बोला। अब इनके अंदर एक पर्टिकुलर मूवमेंट देखी जाती है। क्या देखी जाती है आपकी, पर्टिकुलर
मूवमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, डाइपेडेसिस मूवमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे, डाइपेडेसिस मूवमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि डाइपेडेसिस मूवमेंट है क्या, क्या है ये आपकी डाइपेडेसिस मूवमेंट। इसके अंदर आप क्या देखते हो कि आपका एक ब्लड वेसल आपकी ये घूम रही है, ये लो, दिस इज ए ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के अंदर तुम क्या देखते हो कि आपके देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब माइक्रोब्स जो है वो क्या करते हैं, आपके जो WBC घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं आपके WBC। अब इसके ब्लड वेसल के अंदर RBC भी घूम रहे होंगे एंड प्लेटलेट्स भी घूम रहे होंगे, बट WBC हैज द ओडेसिटी, जो क्या करेगा, स्क्वीज आउट करेगा। क्या करेगा, आपका स्क्वीज आउट करेगा, कहां से, फ्रॉम वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कहां से, फ्रॉम वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की वॉल से जो स्क्वीजिंग आउट मूवमेंट है, जो आपकी ऊजिंग आउट मूवमेंट है, टू किल, किसके लिए, टू इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर माइक्रोब और फॉरेन एंटीजन, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस मूवमेंट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जब तुम WBC देखते हो तो WBC में नेक्स्ट क्या देखोगे, तुमने बताया कि आपका नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना हुआ, 6000 टू 8000 सेल्स आपकी क्या होंगी पर mm³, आपको इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन। अब यहां पे अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन से एक्सीड कर गया, क्या कर गया, आपका एक्सीड कर गया, तो क्या होगा, आपको ल्यूकीमिया कंडीशन देखी जाती है। कौन सी देखी जाती है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया विल बी योर ब्लड कैंसर, है ना। तो ब्लड कैंसर बोला जाएगा उसको अगर WBC के अमाउंट बढ़ जाते हैं। वही RBC की अमाउंट बढ़ जाती है तो आप क्या बोल रहे थे, पोलीएरिथ्रीमिया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा ल्यूकीमिया आएगा। इतनी बात समझ आई, पक्का। अब WBC को फर्दर क्या करते हो तुम, क्लासिफाई करते हो। क्या करते हो, WBC को क्लासिफाई। उसमें तुमने क्या बोला, WBC इज ऑफ 2 टाइप्स। आपकी कौन सी होती हैं 2 टाइप्स, एक होगी तुम्हारी ग्रैन्युलोसाइट्स। कौन सी होंगी, ग्रैन्युलोसाइट्स। दूसरी कौन सी होंगी तुम्हारी, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। कौन सी होंगी बच्चे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो सीधी सीधी बात है, जिसमें आपके न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, जिनके अंदर आपके न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स की जब आप बात करते हो तो क्या बात करते हो ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर, तो ग्रैन्युलोसाइट्स में आपकी 3 आती हैं। पहली आती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी आती है बच्चे आपकी एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, एंड थर्ड आती है बच्चे आपकी कौन सी आएगी, बेजोफिल। ओके, तो न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसिडोफिल, है ना। अब सबसे पहला आप करोगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। किसके बारे में करते हो, आप न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ते हो। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में क्या जानते हैं हम, बताओ जरा। न्यूट्रोफिल्स में सबसे पहले हम आपका किसके, ग्रैन्युलोसाइट्स भी हैं तो कितने हैं, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। तो आपको क्या होते हैं, न्यूक्लियस में आपके लोब्स मिलते हैं। ऐसे क्या मिलते हैं आपको, लोब्स मिलते हैं। कितने लोब्स मिलेंगे, 3 to 8 लोब्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, इन अ न्यूट्रोफिल। एक न्यूट्रोफिल में कितने, 3 से लेके 8 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। आपका न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो नोन एज, क्या होते हैं, PMNLs। क्या होते हैं आपके, PMNLs। क्या बोला जाएगा, पोली, आपका मोर्फो, आपके ल्यूकोसाइट्स। क्या बोले जाते हैं, पोलीमोर्फो, आपका पोलीमोर्फो एल से आपका न्यूक्लियो, सॉरी देयर विल बी पोलीमोर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, PMNLs को बोलते हैं, है ना। अब वहीं पे सबसे ज्यादा फैगोसाइटिक एक्टिविटी भी अगर कोई शो करता है तो वो कौन है, तुम्हारा न्यूट्रोफिल है। क्या है तुम्हारा, न्यूट्रोफिल। तो जितने भी आपके फॉरेन एंटीजन आएंगे उनको क्या करना, किल करना, किसका काम है आपका, न्यूट्रोफिल का काम है। किसका काम है बच्चे, न्यूट्रोफिल का काम है। ठीक है, इतनी बात
बात समझ आई? अब देखो जरा ध्यान से। अब न्यूट्रोफिल्स के बारे में और क्या बोलते हैं? इनके बारे में बोलते हैं कि न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है तुम्हारी? आपकी मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं। कितनी अबंडेंट? सबसे ज्यादा मिलने वाले। कितनी? 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। जितना भी तुम्हारा WBC है उसका 60 to 65% सिर्फ और सिर्फ किस में कौन मिलते हैं? न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, है ना। अब वहीं पे तुम देखोगे, फर्दर देखते हो तो क्या देखते हो? सेकंड आपका आता है एसिडोफिल्स। कौन से आते हैं? एसिडोफिल्स देखते हैं। एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स, है ना। अब ध्यान से देखो, आपका एसिडोफिल्स को कैसे पहचानोगे? एसिडोफिल्स को पहचानने का तरीका है, हमारे पास क्या होता है? दो न्यूक्लियस वाले आपके क्या होते हैं? आपके बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्या होते हैं आपके? बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एसिडोफिल्स के अंदर, है ना। वहीं पे आप क्या देखते हो? आपके एसिडोफिल्स के अंदर क्या हो गया? आपके बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद, जो किसके साथ कनेक्ट होता है? किसके साथ कनेक्ट होता है बच्चे बताओ जरा? आपका प्रोटीन स्टैक के साथ। किसके साथ कनेक्ट होगा? प्रोटीन स्टैक के साथ आपका कनेक्टेड मिलेगा सारा का सारा, है ना। आपका एसिडोफिल्स आपको देखने को मिल गया। अब एसिडोफिल्स आपके क्या होते हैं? आपका मीडिएटर की तरह एक्ट करता है किसके अंदर? इन एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। किसके अंदर? एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर आपको मीडिएटर की तरह एक्ट करता है सारा का सारा एसिडोफिल्स। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। पक्का? इओसिनोफिल्स कितने होते हैं अमाउंट में? 2 to 3% ऑफ टोटल WBC। ऑफ टोटल WBC अगर तुम देखोगे तो वो क्या मिलेगा? आपका इओसिनोफिल मिलेगा, ठीक है। आपका ऑल्सो क्या करता है? रजिस्ट इन्फेक्शन। क्या करेगा? आपका कोई भी इन्फेक्शन है ना, उसको रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। इओसिनोफिल्स आपका। एसिडोफिल्स क्यों बोला गया? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? कैन बी डाई बाय एसिडिक डाई। किससे? आपका एसिडिक डाई से आपका देखने को मिलता है। वहीं पे आपको न्यूट्रोफिल्स की जब आप बात करते हो तो न्यूट्रल ही इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसका न्यूक्लियस कैन नॉट बी डाइड बाय एसिडिक एंड बेसिडिक डाई। एसिडिक एंड बेसिक डाई किसी से नहीं। आपको क्या होता? आपका एसिडिक और बेसिक डाई किसी से भी आपको न्यूट्रोफिल्स नहीं प्रेजेंट आपको देखने को मिलता। ओके, आपका डाई नहीं होगा। नेक्स्ट विल भी आपका कौन सा देखने को मिलेगा? न्यूट्रोफिल्स के बाद आपको देखने को मिलता है बेजोफिल्स। कौन सा देखने को मिलता है बच्चे? आपका बेजोफिल्स। देखो, आप बेजोफिल्स को कैसे पहचानोगे? बेसोफिल्स को पहचानने का सिंपल तरीका है क्या? कि आपका ये लो, ठीक है, दैट इज, इसमें क्या देखने को मिलता है? थ्री लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे? 3 लोब वाला न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और इसका न्यूक्लियस कैन बी डाई बाय बेसिक डाई। किससे? बेसिक डाई से आप रीस्टेन कर सकते हो, स्टेन कर सकते हो बेसोफिल्स के न्यूक्लियस को। अब बेसोफिल्स जो है वो सिक्रीट करती हैं, बहुत कुछ सिक्रीशन करती हैं, जिसमें आपका क्या आता है? हिस्टामिन्स। कौन से आते हैं? हिस्टामिन्स आते हैं। सेरोटोनिन आपको देखने को मिलता है आपका। इसके अलावा देयर इज हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट एजेंट। कौन है? हिपैरिन, दैट इज योर एंटीकोगुलेंट एजेंट, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वेसल्स में क्लोट ना बने। क्या बने? ना बने आपका बॉडी के अंदर वेसल्स में आपका क्या ना हो? क्लोट फॉर्मेशन ना हो। इसके लिए क्या होता है? आपको हिपैरिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हिपैरिन। कौन रिलीज करता है? आपका बेजोफिल्स। कौन रिलीज करता है बच्चे?
बेसोफिल्स। तो ये सारी चीजें ध्यान से सुनने की हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है। वहीं पे आपका जब आप बात करते हो, ये तीनों कौन थे, ग्रेन्युलोसाइट्स, वहीं पे आप बात करते हो ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, है ना। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स में तुम क्या देखने को मिलते हैं, दो देखने को मिलते हैं। कौन से आपका फर्स्ट है बच्चे आपका मोनोसाइट, कौन देखने को मिलता है, मोनोसाइट। और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है बच्चे आपको, मोनोसाइट के बाद आपका मोनोसाइट दैट इज मैक्रोफेजेज एंड लिम्फोसाइट। दूसरा कौन सा होगा बच्चे, लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलेगा। तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आपको दो देखने को मिली। मोनोसाइट जब फर्दर डेवलप होता है, क्या होता है आपका, फर्दर जब भी डेवलप होगा तब क्या बनाएगा, आपका मैक्रोफेज बनाता है। क्या बनाता है आपका, मैक्रोफेज बना देगा सारा का सारा। वहीं लिम्फोसाइट आपका क्या बना देता है, आपका डिफरेंशिएट होता है दो के अंदर। कौन सा, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। दो के अंदर आपका क्या हो गया, सारा का सारा डिवाइड हो गया। टी लिम्फोसाइट विल बी, देखो जरा ध्यान से सुनो, टी लिम्फोसाइट क्या होता है और बी लिम्फोसाइट क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। किसको रिकॉग्नाइज करेगा, फॉरेन एजेंट को। किसको रिकॉग्नाइज करता है, फॉरेन एजेंट को रिकॉग्नाइज करेगा आपका टी लिम्फोसाइट। और उसके बाद क्या करेगा, रिकॉग्नाइज टी लिम्फोसाइट, रिकॉग्नाइज फॉरेन एजेंट एंड उसको बी लिम्फोसाइट के सामने डाल देगा। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज, है ना। अब यही इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। तो आपके बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किस प्रोटीन की हेल्प से, प्रोटीन था तुम्हारा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा था, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन था। वही टी लिम्फोसाइट कौन सी आपकी इम्यूनिटी देते हैं, कौन बताएगा, आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सा दे रहा था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। वहीं पे बी लिम्फोसाइट में जब आप देखते हो तो आपका क्या हो गया, ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या देखते हैं आप, ह्यूमरल इम्यूनिटी आप देखने को बोलते हो। तो आपका बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना, बोलो। अब वहीं पे आपको नेक्स्ट आपका क्या हो गया, दैट विल बी योर थ्रोम्बोसाइट। कौन से हो गए, थ्रोम्बोसाइट देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइट्स में आप क्या देखने को बोलते हो बच्चे, आपके प्लेटलेट्स। कौन से हो गए बच्चे, प्लेटलेट्स हो गए। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। तो थर्ड टाइप के आपके, इनकी जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन आपको देखने को मिलती है दैट विल बी योर 1,50,000 टू 3,50,000 तक की आपकी क्या देखने को मिलती है, सेल्स पर mm क्यूब, है ना। आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंज देखने को मिली आपको, है ना। अब वहीं पे प्लेटलेट्स क्या करते, क्या है, काम क्या आएंगे, आपका ब्लड क्लोटिंग कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चे, आपका ब्लड क्लोटिंग कराने का काम किसका है, थ्रोम्बोसाइट्स का है, प्लेटलेट्स का है, ठीक है। इनको मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बच गया, ध्यान से सुनो। आपका मोनोसाइट जो है ना, वो आपकी मोनोसाइट्स आर मैक्रोफेज, और ये क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक यूनिट होती है। क्या होती है आपकी, फैगोसाइटिक एक्टिविटी दो शो कर रहे हैं आपके। कौन से मोनोसाइट भी शो कर रहे हैं एंड आपके दूसरे वाले कौन से थे, न्यूट्रोफिल्स। कौन से थे, न्यूट्रोफिल्स, तो वो भी शो कर रहे हैं। वहीं पे मोनोसाइट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये लो ऐसे। तो दिस विल बी योर हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है आपको। वहीं पे लिम्फोसाइट्स के अंदर आपको जो है देयर इज किडनी बीन शेप्ड। कैसा देखने को मिलेगा, किडनी बीन शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है आपको। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना, पक्का, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका जो क्लोटिंग था, क्लोटिंग क्यों हो रहा था, ब्लड क्लोटिंग क्यों हो रहा था, फॉर प्रिवेंशन ऑफ, जब भी आपकी कोई हो जाती है इंजरी,
क्या हो जाती है, इंजरी होती है, तो आपका क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड होगा, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को बचाने के लिए क्या किया जाता है, क्लोटिंग, क्या की जाती है, ब्लड क्लोटिंग की जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना, पक्का। चलो आप जरा ध्यान से सुनो, आपका फर्दर जब आप बात करते हो तो आपका क्या हो गया, यहां से ध्यान से देखो, आपके सबसे पहले आते हैं ब्लड के अंदर ब्लड ग्रुप्स। कौन से हैं पहले तो ये बताओ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम, है ना। आपका ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया और ओ ब्लड ग्रुप हो गया, है ना। तो इनके अंदर क्या हो गया, देयर इज आर सर्टेन एंटीबॉडीज, क्या प्रेजेंट होंगे, सर्टेन एंटीजन्स भी प्रेजेंट होंगे और एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगे, है ना। तो जब आप एंटीजन्स की बात करते हो तो आपको क्या बोला कि देयर आर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंटीजन्स एंड देयर आर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंटीबॉडीज इन एवरी, किसके अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर। एंटीजन के बारे में जब बोला तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के पास ए ही एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप के पास बी ही एंटीजन होगा, ए बी के पास ए एंड बी बोथ एंटीजन्स होंगे, वाइल ओ के पास नो एंटीजन, कोई एंटीजन होता ही नहीं है ओ ब्लड ग्रुप वालों के पास। इसके अलावा सॉरी, आप देखते हो तो एंटीबॉडीज में क्या मिलेंगी, आपकी बी एंटीबॉडी मिलेगी, इसमें ए एंटीबॉडी मिलेगी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, और इसके पास ए एंड बी बोथ एंटीबॉडी देखने को मिलती हैं आपको, है ना। दोनों टाइप की एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब डोनर ग्रुप आपका डोनेट किस किस को कर सकता है, ये लोग आपका डोनर ग्रुप भी बीच में ही डाल देते हैं कि ए ब्लड ग्रुप जो है दैट कैन डोनेट टू, आपका किस, आप उसको कौन डोनेट कर सकता है, या तो ए ब्लड ग्रुप वाला डोनेट करेगा या ऐसा डोनेट करेगा जिसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो वो कौन होगा, ओ, है ना। वहीं बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन डालेगा, या तो बी ब्लड ग्रुप वाला डालेगा या ऐसा जिसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। ए बी वाले को इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी वाले को ए बी वाला भी दे सकता है, आपको ए वाला भी दे सकता है, आपको बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है। इसीलिए ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्यों, क्योंकि इसके पास ए एंटीजन भी है, तो ए एंटीजन ये सिमिलर हो गया, बी एंटीजन भी है तो ये सिमिलर हो गया, देन आपका कोई एंटीजन नहीं हो तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। वहीं ओ वालों को सिर्फ और सिर्फ ओ वाला ही डोनेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं। वो ए वाले को भी अपना दुश्मन समझेगा, बी वाले को भी अपना दुश्मन समझेगा और ए बी वाले को भी अपना दुश्मन समझेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एक्सेप्टर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी। यूनिवर्सल डोनर कौन है, आपका ओ। इसी में आरएच फैक्टर आता है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, बस इसमें ऐड कर देना। तो आपका ए बी नेगेटिव विल बी द यूनिवर्सल डोनर एंड ओ नेगेटिव विल बी द, सॉरी, और ए बी नेगेटिव विल बी द यूनिवर्सल रिसेप्टर, वहीं ओ नेगेटिव विल बी द यूनिवर्सल डोनर रहेगा, है ना। क्या इतनी बात समझ आई, बताओ। अब आरएच ग्रुपिंग का, आरएच फैक्टर का एक और आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं, देखो आरएच फैक्टर और कहां कहां पे आपको दिक्कत देगा, ये देखो जरा ध्यान से। आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुपिंग बोलते हैं, तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, रीसस मंकी, रीसस मंकी या उसकी प्रोजेनी देखने को मिलेगी तुम्हें, है ना। अब रीसस मंकी प्रोजेनी में तुम्हें क्या देखने को मिला, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप आरएच एंटीजन जिसके पास प्रेजेंट होता है उसको रीसस मंकी की प्रोजेनी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, या तो आपके ब्लड ग्रुप वाला आरएच पॉजिटिव होगा या आरएच नेगेटिव होगा, है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आरएच ग्रुप फैक्टर वालों को क्या बोला, सोचो जरा क्या ही बोला होगा आरएच फैक्टर वालों को।
RH फैक्टर वालों को बोला कि इफ आपको आपका एक फीटस है वो RH पॉजिटिव है एंड मदर जो है वो आपकी क्या हो गई RH नेगेटिव हो गई, क्या हो गई आपकी मदर RH नेगेटिव हो गई, फीटस विल बी RH पॉजिटिव। तो इस केस में क्या हो सकता है, तो बताओ जरा क्या हो सकता है इस केस में। बेसिकली आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इफ यू हैव फर्स्ट प्रेगनेंसी तो होगा क्या, आपका प्लेसेंटा होगा। ऑब्वियसली जब भी आपका फीटस डेवलप होगा तो प्लेसेंटा तो डेवलप होगा ही, लेकिन प्लेसेंटा के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि प्लेसेंटा डजंट अलाउ, क्या नहीं करता, अलाउ ही नहीं करता क्या करने के लिए, टू मिक्सिंग अप मदर एंड फीटस ब्लड। मदर एंड फीटस ब्लड कभी भी मिक्सअप होगा ही नहीं, कभी भी आपका मिक्सअप होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका क्या होता है, बताओ जरा, सोचो क्या होगा ध्यान से। आपका मिक्सिंग अप नहीं होगा तो मदर, आपका फीटस अगर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो फीटस के ब्लड को ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल भी फॉरेन एजेंट नहीं मानेगा वो। क्यों? क्योंकि ब्लड इज नेवर गेटिंग मिक्स्ड अप, ब्लड इज नेवर गेटिंग मिक्स्ड अप। लेकिन आपका ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन देयर इज ए चांस, क्या हो जाता है, देयर इज ए चांस फॉर मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड, मिक्सिंग अप ऑफ मदर एंड फीटस ब्लड। फीटस के ब्लड का मिक्सअप होने का चांस रहता है। जब ये हो जाएगा तब आपको दिक्कत आएगी, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी की डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब ये होगा तो RH नेगेटिव है मदर, ये RH पॉजिटिव है फीटस, है ना। तो क्या होगा, फीटस के ब्लड को अगर मिक्सिंग अप हो गई तो RH नेगेटिव मदर क्या करेगी, मदर की बॉडी आपका ट्रीट RH पॉजिटिव फैक्टर एज फॉरेन एजेंट, किसकी तरह करती है, फॉरेन एजेंट की तरह एक्ट करवाती है, और उसको किल करने के लिए आपका एंटीबॉडी डेवलपमेंट भी करा देगी। क्या करा देगी बच्चे, आपका एंटीबॉडी डेवलपमेंट भी करा देती है। क्या इतनी बात समझ आई? जब एंटीबॉडी डेवलपमेंट करा देगी तो क्या दिक्कत है, तो क्या होगा बताओ जरा। एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो जाएगी, RH पॉजिटिव, एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो गई यहां पे। अब देखो, सॉरी, आपका यहां पे हो जाएगा। अब इफ आपको सेकंड प्रेगनेंसी ली, इफ सेकंड प्रेगनेंसी, जब सेकंड प्रेगनेंसी सेटअप हुई तब क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी बनाई थी इसका आपको क्या मिल जाएगा, साथ ही साथ क्या मिल जाता है आपको, बन जाएगा यहाँ पे आपको मेमोरी टी सेल्स भी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, मेमोरी सेल्स ऑल्सो जनरेटेड। तो जो ब्लड मिक्सअप हुआ था फीटस का उसको तो किल करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में मेमोरी टी सेल्स भी बना देगी। अब इससे क्या होगा, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे आपको सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फिर से अगर फीटस जो है वो RH पॉजिटिव हुआ और मदर जो है वो तो RH नेगेटिव रहेगी ही रहेगी, है ना। तो क्या हो गया आपका, जब ये ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, मदर ऑलरेडी हैव मेमोरी टी सेल्स, है ना, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट फीटस RH पॉजिटिव ब्लड। पहले ही उसके पास क्या है, मेमोरी टी सेल, है ना।
सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम पहले से ही प्रेजेंट है उसके पास। तो यहां पे ऑल्सो आपकी प्लेसेंटा तो डेवलप हो रही है, प्लेसेंटा डेवलप हो रही है, प्लेसेंटा डेवलप होगी तो ऑल्सो डजंट अलाउ मिक्सअप, डजंट अलाउ मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड। अब की बार भी मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, जो आपकी क्या डेवलप हुई, एंटीबॉडीज डेवलप हुई थी, सॉरी सॉरी, आपका एंटीबॉडीज डेवलप हुई थी। वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, आपकी जो भी आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हुई थी वो पास थ्रू प्लेसेंटा बैरियर, पास थ्रू प्लेसेंटा बैरियर, प्लेसेंटा के बैरियर को आपकी ब्लड तो पास नहीं कर सकती, लेकिन जो एंटीबॉडी प्रोटीन्स हैं, जो एंटीबॉडी डेवलप हुई वो पास कर सकती हैं। तो एंटीबॉडी कहां से कहां चली जाएगी, मदर के ब्लड से प्लेसेंटा को पार करते हुए फीटस के अंदर चली जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई आपको बच्चे, है ना? जब ऐसा होगा, क्या होगा, जब ऐसा होगा तो फीटस का ब्लड कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव कर ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ही आएगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? तो जब ये होता है तब आपको क्या होगा, तब इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। क्या बोलते हैं बच्चे, इस कंडीशन को बोलते हैं, सॉरी, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। दिस विल बी योर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन है आपकी, ठीक है? ये RH ग्रुपिंग में होती है सारे की सारी, ओके? दिस इज एन, आपका क्या हो जाएगा, एंटी RH एंटीबॉडी बनती है मदर के अंदर, वो आपका फंक्शंस करेंगी और सारी की सारी क्या कर देती है, किल कर देती, क्या कर देती है आपका बच्चे, किल कर देगी। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो। ये RH फैक्टर का आपका क्या होता है, अपोजिट पॉइंट होता है, RH ग्रुपिंग का अपोजिट पॉइंट होता है, ठीक है? अब इसके बाद आपका एक छोटा सा कोगुलेशन का मैकेनिज्म, वो भी जरा जल्दी से समझ लो, उसके अंदर से भी कैसे क्वेश्चन आए हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड और उसका मैकेनिज्म क्या होता है, सिंपल मैकेनिज्म है, अपॉन इंजरी, कोई भी इंजरी होगी तो आपका ब्लड रिलीज होता है। इस ब्लड के अंदर कौन होता है, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिनोजन, कौन होता है, थ्रोम्बिनोजन होता है। नोजन जहां लग गया वो इनएक्टिव स्टेज, थ्रोम्बिनोजन के ऊपर कौन लगेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव लगेंगे और प्लेटलेट्स। तो कैल्शियम किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा विटामिन के, है ना, आपका एक्ट एज कोफैक्टर्स, कैल्शियम और विटामिन के एक्ट एज कोफैक्टर्स। आपका प्लेटलेट्स और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव स्टेज ऑफ थ्रोम्बिन। वहीं पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, क्या प्रेजेंट होगा, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होगा। प्रोथ्रोम्बिन, अरे सॉरी सॉरी, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बच्चे, प्रोफिब्रिन, प्रोफिब्रिन, है ना, ये देखो आपका प्रोफिब्रिन प्रेजेंट होगा और प्रोफिब्रिन के ऊपर कौन लगेगा, थ्रोम्बिन लगेगा। क्या लगेगा, थ्रोम्बिन, और कन्वर्ट इनटू फिब्रिन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे? आपका थ्रोम्बिनोजन के कन्वर्जन से आपका क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। प्रोफिब्रिन के कन्वर्जन से तुम्हारा क्या बन गया, फिब्रिन बन गया। क्या इतनी बात समझ आई? अब फिब्रिन जो है, फिब्रिन इज ए आपका ट्यूबुलर प्रोटीन है, ऐसे, है ना, और वो क्या बना देगा, आपका मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है, आपका मैश लाइक
स्ट्रक्चर। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे? बोलो हाँ कि ना, है ना। तो आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड आपको देखने को मिला। देन देयर विल बी, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको इससे पहले आपने आरएच फैक्टर वाला पोर्शन किया सारा का सारा। उससे पहले आपने कौन सा किया बताओ जरा? उससे पहले आपने कौन सा किया? आरएच फैक्टर से पहले आपका ब्लड ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट किया, है ना। उससे पहले कौन सा किया? ब्लड के अंदर प्रेजेंस ऑफ कंपोजिशन, उससे पहले प्लाज्मा वाला किया। देन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ आपको कौन सा? सेलुलर कंपोनेंट में आरबीसी क्या काम करती है, डब्ल्यूबीसी के कितने होते हैं, आपके प्लेटलेट्स क्या होते हैं, किसकी कितनी नॉर्मल आपकी कंसेंट्रेशन होती है, कौन सा क्या फंक्शन करता है। तो आपका ब्लड का कंपोजिशन जो है वो आपको सारा का सारा देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन के लिए क्या बनता है, हार्ट। हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे, है ना। अब वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपका डक्टिस आर्टीरियोसम के बारे में, फोरामन ओवेलिस के बारे में, है ना। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन के बारे में क्वेश्चन, डबल सर्कुलेशन के बारे में वो तो 10th क्लास वाले भी जवाब दे देंगे, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया। एम्ब्रियो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसके अलावा आपका आइसोवोल्यूमेट्रिक सिस्टोल क्या होता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक डायस्टोल क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन आया है। साउंड प्रोडक्शन होती है तो कैसे होती है, वेंट्रिकल फिलअप होते हैं तो कैसे फिलअप होते हैं। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम वहीं पे करेंगे बच्चे, ओके पक्का। चलो आज के लिए इतना ही फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।